गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम आपके जो लास्ट वीक में जो सवाल थे उन सवालों के जवाब देने वाला हूँ। उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने पिकअप करे हैं ताकि मैं उन लोगों के उन सवालों के जवाब दे सकूँ। ये वीडियो वैसे तो मैं 2 दिन पहले बनाने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं बना पाया। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सवालों पे आते हैं। कुछ सवाल मैंने पिकअप किए, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के पिकअप करे जिनका आंसर दे रहा हूँ मैं इस वीडियो में। तो पहला जो सवाल मैं आज पिकअप कर रहा हूँ वो मिस्टर शंकर काई रेड्डी जी का है। उन्होंने 2 दिन पहले पूछा था। उन्होंने मैक्स लाइफ और आईसीसी लाइफ इंश्योरेंस के कंपैरिजन के बारे में पूछा। उन्होंने हालांकि मैक्स लाइफ की ऑलरेडी पॉलिसी ली हुई है, तो वे पूछ रहे हैं वो सही है क्या। तो दोस्तों देखो, मैंने टर्म इंश्योरेंस की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको 5 बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान कैसे सेलेक्ट करें, उसका वीडियो बनाने का मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव यही था कि क्लेम सेटलमेंट रेशो जो आपको इंश्योरेंस कंपनी प्रोपोगेट करती है वो कोई मायने नहीं रखती। मेन ऑब्जेक्टिव वही था। और बाकी वो यूज़र जिन्होंने अभी तक टर्म इंश्योरेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं या जो लेने वाले हैं, उन लोगों के लिए मेन स्पेसिफिक वीडियो है। लेकिन ऑलरेडी आपने अगर एग्जिस्टिंग पॉलिसी ली हुई है तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो पॉलिसीज़ ली हुई है वो पॉलिसी सही नहीं है और जो मैंने आपको रिकमेंड कर दी है वो पॉलिसी सही है, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही मुझे कोई स्पॉन्सरशिप मिल रही है। जो भी पॉलिसीज़ मैंने रिकमेंड करी है, मैंने वैसे 8 पॉलिसीज़ बताई थी। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि मुझे स्पॉन्सरशिप मिल रही है, 1-2 एडवाइज़र यहाँ पे आ रहे हैं और जो बोल रहे हैं कि मुझे स्पॉन्सर है या मुझे उस पर पैसा मिल रहा है। मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ मैंने कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर आपको पॉलिसी रिकमेंड की थी। तो लेकिन अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी ली हुई है तो वो सही है, ऐसा नहीं है। अगर आपने मैक्स के लिए, चाहे आपने बजाज अलायंस के लिए, टाटा के लिए, इवन एलआईसी के लिए, लेकिन अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट सही दिए, आपने डिटेल्स डिस्क्लोज सही की है, सब कुछ सही है, तो ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी जब ज़रूरत पड़े, भगवान ना पड़े ज़रूरत, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम रिजेक्ट कर देगी। लेकिन कुछ पैरामीटर्स, कुछ फैक्ट्स मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करी थी। तो इसलिए मिस्टर काई रेड्डी जी, अगर आपने ऑलरेडी मैक्स की पॉलिसी ली है, मैक्स अच्छा पॉलिसी है, मैक्स का टर्म इंश्योरेंस सही ऑप्शन है। कोई इसमें यू डोंट नीड टू वरी। और काफ़ी इंश्योरेंस, काफ़ी जो यहाँ पर बेसिकली यूज़र्स हैं वो सोच रहे हैं कि अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर दे या कैंसिल कर दे। नहीं करना है। आपकी जो भी एग्जिस्टिंग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है उसे कंटिन्यू कीजिए। इट इज़ द बेस्ट थिंग अगर आपने अभी इस समय पॉलिसी ले ली है, बिकॉज टर्म इंश्योरेंस इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है मार्केट में, लोग नहीं लेते हैं। और अगर आप जितनी जल्दी, जितनी कम एज में ले लेते हो उतना बेटर होगा। तो अगर ले रखी है बाकी यूजर्स ने यहाँ पे तो बेटर है। अगर नहीं ली है तो मेरी वीडियो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। दूसरा सवाल है दोस्तों मिस्टर प्रतीक अदुलिया जी का। उन्होंने बोला है कि 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बता दो जो एज पर द करंट सिनेरियो। दोस्तों वैसे तो कोई बेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर मैं रिकमेंड करूँ आप लोगों को तो मैं सजेस्ट करूँगा इस समय अगर आपको निवेश करना है कौन से 5 बेस्ट फंड्स होंगे मेरे हिसाब से। अगर मेरी ओपिनियन जानते हो, मेरी ओपिनियन जानना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ब्लू चिप फंड में जाइए, एक्सिस ब्लू चिप फंड, फिर एक पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। अगर मैं हूँ आपकी जगह तो मैं लूँगा मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड तीसरा। चौथा आई वुड गो विद द इंडेक्स फंड जिसमें मैं यूटीआई निफ्टी इंडेक्स या एचडीएफसी सेंसेक्स प्लान लूँगा। पांचवा अगर मुझे जाना है तो फार्मा सेक्टर का कोई पर्टिकुलर फंड ले सकता हूँ। ये 5 फंड मैं ले सकता हूँ। तो आप भी इस समय अगर निवेश करना चाहते हो, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी आने वाले टाइम पे जब भी रिवाइवल फेस आता है तो सबसे पहले स्टेबिलिटी वहीं देखने मिलेगी, बिकॉज उन कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होती है, उन कंपनी का बेसिकली मार्केट पेनिट्रेशन अच्छा है। तो जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी या न्यूट्रलाइज होती है तो सबसे पहले वहाँ रिटर्न्स या वहाँ पे स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है लार्ज कैप में आपके पास एक एक्सिस ब्लू चिप ले सकते हो, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स भी आपका एक लार्ज कैप है, पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी को कि मल्टी कैप है और डाइवर्सिफाइड है और इंटरनेशनल एक्सपोजर में मिल रहा है तो पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। और साथ में स्मॉल कैप मिड कैप अगर लेना ही चाहते हो तो एचडीएफसी स्मॉल कैप आई वुड सजेस्ट यू। और उसके साथ में आप जैसे मैंने आपको बताया कि मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड भी आप देख सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है मिस्टर गोलू शर्मा जी का। उन्होंने मुझसे पूछा है कि उनको ऑलरेडी वो ईपीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड उनकी सैलरी से डिडक्ट होता है, और वो पूछ रहे हैं कि क्या मुझे वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड यानी बीपीएफ में भी जाना चाहिए। मिस्टर गोलू, मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर ऑलरेडी आप एक डेट प्रोडक्ट जिसमें ईपीएफ के थ्रू आप निवेश कर रहे हो तो एक अलग से बीपीएफ लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ईपीएफ में ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है। इसकी जगह बेटर होगा अगर आप एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है आपकी तो बैलेंस एडवांटेज फंड लीजिए, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बैलेंस एडवांटेज फंड में डायनेमिकली आपका पैसा इक्विटी टू डेट, डेट टू इक्विटी मूव होता है। और अगर सिचुएशन इस तरीके की मार्केट में वॉलेटिलिटी है और फंड मैनेजर को लगता है कि आगे मार्केट का आउटलुक सही नहीं है तो सारा पैसा आपका डेट में भी रख सकता है, और लगता है कि मार्केट आने वाले टाइम में बुलिश हो सकता है या दिस इज़ द राइट टाइम, जैसे कि अभी अगर इक्विटी में निवेश करा तो ये बिल्कुल सही समय है, तो इस समय पूरा पैसा इक्विटी में भी हो सकता है। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वहाँ पे कि कब इक्विटी में रखना है कब डेट में रखना है। पूरा फंड मैनेजर आपकी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे, उसके एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे आपके पैसे को इक्विटी टू डेट और डेट टू इक्विटी रख सकता है।
तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक अच्छी कैटेगरी है, वहाँ निवेश कर सकते हो, वो बेटर ऑप्शन होगा और रिस्क भी कम है प्योर इक्विटी फंड से अगर कंपेयर किया जाए। बैलेंस एडवांटेज फंड में 2 फंड्स में रिकमेंड करूँगा, या तो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड या दूसरा ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे घूमते हैं। मिस्टर चंदन वर्मा ने पूछा है कि लार्ज कैप में करे, स्मॉल कैप में करे, मिड कैप में करे जहाँ 13 से 15% की रिटर्न मिल जाए, या इंडेक्स फंड में करे। मिस्टर चंदन, वैसे तो कोई गारंटी नहीं है कि 13 से 15% रिटर्न्स की गारंटी है, लेकिन ये हिस्टोरिकली देखा गया है कि इक्विटी में जहाँ भी आपने कम से कम 10 साल का समय दिया है, इक्विटी ने 12% के रिटर्न्स तो दिए, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब कौन से फंड में निवेश करें, लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में या इंडेक्स में? मुझे लगता है कि एक मल्टी कैप फंड लीजिए और एक इंडेक्स फंड लीजिए, ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। मल्टी कैप फंड में जैसे मैंने आपको बता दिया कि पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी ले सकते हो या मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35, और इंडेक्स फंड में यूटीआई निफ्टी इंडेक्स या HDFC सेंसेक्स प्लान। यूटीआई निफ्टी इंडेक्स के हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी यूजर्स ने ये भी पूछा था कि रिटर्न्स नेगेटिव है। यार 1 साल 2 साल की रिटर्न्स देखोगे तो नेगेटिव देखेंगे, और अभी तो हर जगह ही नेगेटिव रिटर्न है ना इक्विटी के। यू नीड टू गिव एटलीस्ट 7+ ईयर टाइम। अगर 7 साल का रिटर्न दे रहे हो तो ही इंडेक्स फंड या इक्विटी फंड में जाना है। 1 साल 2 साल के अगर पास्ट रिटर्न्स देख के आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो बेटर है इक्विटी में मत कीजिए। इसके बाद मिस्टर अनुभव कुमार ने पूछा है कि कुछ लिक्विड फंड्स मैं सजेस्ट करूं। दोस्तों, अगर लिक्विड फंड में देखो सजेस्ट करना है, मैं जहां करता हूं मैं आपको अपना बता देता हूं, क्योंकि लिक्विड फंड में तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। बट यार एक्चुअली आई डू इन्वेस्ट इन लिक्विड फंड विद स्मार्ट डिपॉजिट, जो कि ET मनी का खुद का कस्टमाइज सॉल्यूशन है। तो वहाँ तो बेस्ट पार्ट ये है कि आप लिक्विड फंड में आपको जो लिक्विडिटी है वो इंस्टेंट है। सपोज करिए मैंने लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करा स्मार्ट डिपॉजिट के थ्रू, और मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो आई कैन टैप ऑन माई ऐप, इमीडिएटली विद इन 5 और 10 मिनट्स वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो लिक्विड फंड्स के साथ में एक तो आपको FD लाइक रिटर्न्स मिल रहा है और लिक्विडिटी भी इंस्टेंट मिल रही है। तो स्मार्ट डिपॉजिट जो ET मनी का ऑप्शन है, ET मनी स्मार्ट डिपॉजिट, मैं वहाँ बेसिकली इन्वेस्ट करता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ आपको। तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि लिक्विड फंड के साथ आप ये मत देखना कि मुझे रिटर्न्स कितने ज़्यादा मिले। लिक्विड फंड का प्राइम ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि रिटर्न्स मिलना। लिक्विड फंड का मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि आपका पैसा सेफ रहे और FD लाइक रिटर्न्स मिले। तो इसलिए मुझे लगता है कि ET मनी का स्मार्ट डिपॉजिट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, वहाँ आप ट्राई कर सकते हो। इसके बाद मुझसे पूछा है मिस्टर तन्मय दास जी ने पूछा है कि ये इन्वेस्टमेंट करने का क्या समय सही होगा या 1 महीना वेट करें। मिस्टर तन्मय दास जी, मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल सही समय है। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने मार्केट कैप टू GDP रेशोज़ के बारे में बेसिस में बताया है कि मार्केट कैप टू GDP रेशो जो एक पैरामीटर है, एक इंडिकेटर है, उसके बेसिस पर अभी वी आर जो रेशो है वो निकल के आ रहा है लगभग 55-58। ये रेशो बेसिकली हमने 2008 में देखा था। उसके बाद की सारी हिस्ट्री वी ऑल नो कि कितने रिटर्न्स जनरेट करें इन्वेस्टर्स ने। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो वेट मत कीजिए, इस समय बिल्कुल सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का। हो सकता है मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी और रही 1 महीने 2 महीने, बट वॉलेटिलिटी इज द पार्ट ऑफ द गेम। वॉलेटिलिटी ही आपको रिटर्न्स कमा के देगी। हालांकि मैं बोलूँगा कि आप सारा का सारा पैसा लमसम एक साथ ना लगा के अपने पैसे को 2 महीने 3 महीने में एलोकेट करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना अभी ये बिल्कुल सही समय है। उसके बाद पूछा है मिस्टर अक्षय भावसार जी ने, वो इंटरनेशनल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो कहाँ करना चाहिए या नहीं। बिल्कुल करना चाहिए। इंटरनेशनल फंड के लिए मैं सजेस्ट करूँगा पूरी तरह से इंटरनेशनल फंड ना जाके आप एक्सपोजर ले सकते हो। पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के साथ में वहाँ पे 25% का एक्सपोजर इंटरनेशनल कंपनीज में आपका इन्वेस्ट होता है, तो बेटर ऑप्शन होगा। तो इंटरनेशनल फंड में पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड आप चूज कर सकते हो। 10 से 15% से ज़्यादा का ऊपर का एलोकेशन मत रखना अपने पोर्टफोलियो में। उसके बाद मिस्टर भाविन राणा ने पूछा है कि क्या मुझे SIP करनी चाहिए क्या लमसम। दोस्तों ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि SIP करें लमसम करें। देखो यार दोस्तों, अगर आपके पास लमसम पैसा है निवेश करने के लिए तो लमसम कीजिए, लेकिन लमसम अभी 2 से 3 महीने में डिवाइड कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास कैश फ्लो है, आपके पास रेगुलर पैसा आ रहा है लेकिन लमसम नहीं है, तो SIP एक ऑप्शन है। हालांकि SIP और लमसम करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है रिटर्न्स में। लमसम में बिकॉज डिपेंड करता है कि आप मार्केट के कौन से पॉइंट पे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये इवन इट इज़ कंसिडर कि कभी भी मार्केट को टाइम मत कीजिए, मार्केट में बने रहना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो इसलिए SIP करें लमसम करें, इससे बेटर होगा कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से तय कीजिए कि आप SIP कर सकते हो लमसम कर सकते हो। लमसम पैसा तो लमसम कीजिए। SIP कैश फ्लो की प्रॉब्लम नहीं है, कैश फ्लो है आपके पास, हर महीने पैसा आ रहा है तो SIP कीजिए। उसके बाद मिस्टर विनय बलूनी जी ने पूछा है कोई ऐसा म्यूचुअल फंड बता दो जो 10 से 15% रिटर्न दे 10 सालों में। मिस्टर विनय बलूनी जी, ऐसा कोई गारंटी नहीं दे सकता कि 15% रिटर्न गारंटीड मिले 10 साल तक। लेकिन हिस्टोरिकली, जैसा मैंने अपनी वीडियोस में बताते रहता हूँ कि हिस्टोरिकली ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर आप इक्विटी में 10 साल देते हो तो 12% रिटर्न तो गारंटी मिलेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसी है।
तो इक्विटी फंड में 10 साल बने रहना है तो ही रिटर्न्स कमा सकते हो, लेकिन 1 साल में 2 साल में 15% रिटर्न मिला के कोई फ़ायदा नहीं है। और ऐसा कोई पर्टिकुलर फंड नहीं है, कोई गारंटी भी नहीं है। मैं आज आपको बता दूं कोई पर्टिकुलर फंड ना दे रिटर्न्स तो कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि इक्विटी इज़ अ वोलेटाइल एसेट और इक्विटी में ही आपको 15% रिटर्न मिल सकता है, लेकिन कोई इस चीज़ की गारंटी नहीं कि आज से 1 साल के बाद भी 15% रिटर्न मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हो सकता है 45% मिले जैसे 2017 में मिला, लेकिन इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। बेटर होगा लॉन्ग टर्म अप्रोच लीजिए, 10 साल इन्वेस्टमेंट कीजिए, 12% रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मुझसे पूछा है मिसेस रामा मथुरा जी ने, ये बहुत सही सवाल था और मुझे लगता था इसका आंसर देना भी चाहिए, और ये काफ़ी लोगों का है। ये हाउसवाइफ है और ये पूछ रही है कि उनको इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं है, तो उनको पेंशन के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ करें। मिसेस रामा जी, ये बहुत लोगों का सवाल है और इसी बेसिस पर इंश्योरेंस कंपनी और बाकी म्यूचुअल फंड कंपनी इस तरीके के कस्टमाइज प्रोडक्ट लेके आती है और आप लोगों को मिसलीड करती है। हालांकि मैं इस पर पेंशन प्लान्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट। तो दोस्तों मेरा हमेशा से सजेस्ट करूंगा, मार्केट में जितने भी पेंशन प्लान है, इंश्योरेंस के पेंशन प्लान है, बिलीव मी किसी भी पेंशन प्लान्स में या किसी भी इंडोमेंट किसी भी ट्रेडिशनल पॉलिसी में आपको कभी भी 8% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता। हालांकि मैंने 8% बहुत ज़्यादा बता दिया, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई जिसमें मैंने HDFC संचय को रिव्यू करा है, मनी बैक और इंडोमेंट पॉलिसीज को रिव्यू करा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। लेकिन कभी भी इंडोमेंट पॉलिसीज, मनी बैक पॉलिसीज आपको 8% से ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दे सकती है, इसलिए लाख गुना बेटर होगा कि आप PPF में निवेश करें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट समझ में नहीं आता तो 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप NPS के थ्रू निवेश कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, बेटर होगा, पेंशन के लिए सबसे बेटर प्रोडक्ट है। दूसरा, अगर नहीं करना चाहते हो NPS के थ्रू, इक्विटी का बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं लेना चाहते हो, तो बेटर होगा आप PPF में करें, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होंगे। बाकी अगर पेंशन प्लान समझ में नहीं आते और अगर म्यूचुअल फंड नहीं करना चाहते हो, हालांकि म्यूचुअल फंड में टैक्स सेविंग फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट समझ में नहीं आता और इक्विटी का एक्सपोजर नहीं लेते हो, और मैं ये भी नहीं सजेस्ट करूँगा आज आपने इन्वेस्टमेंट करो 2 साल के बाद पैसा डाउन हो जाए तो आपको लगेगा यार कि ये तो मेरा पैसा लॉस में जा रहा है, तो इससे बेटर होगा कि पहले धीरे धीरे सिस्टमेटिक स्टेप लीजिए, PPF में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए या NPS में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे इक्विटी फंड्स की तरफ मूव कर सकते हो। लेकिन जितने भी पेंशन प्लान्स के नाम प्रोडक्ट मार्केट में बेचे जा रहे हैं, ये कुछ हद तक रिटर्न्स को मिसलीड किया जाता है और एजेंट्स आपको सही तरीके से इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं। रिटर्न्स उसमें 8% से ज़्यादा मिलते नहीं है और लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, पैसा भी लिक्विड नहीं है, तो बेटर होगा कि इन वाले प्लान से बचें। उसके बाद एक सर ने मुझसे पूछा है कि ELSS के बारे में पूछ रहे हैं कि उन्होंने टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या FD में और ELSS में करना चाहिए और 15 साल के लिए छोड़ देना चाहिए। सर ये बेसिकली आपको डिसाइड करना है आपके रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे और आपको पैसे की ज़रूरत कब है। अगर देखिए सर आपको 5 साल के बाद पैसे की ज़रूरत है, 3-4 साल 5 साल के बाद पैसे की ज़रूरत है, तो बेटर होगा कि आप ELSS में कीजिए, 3 साल के बाद लॉक इन ओपन है। लेकिन ELSS ऐसा कैटेगरी, क्योंकि इक्विटी कैटेगरी है, कम से कम 5 साल 7 साल का समय देना होगा, तभी आपको रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, रिटर्न्स कमाने का मौका मिलेगा। तो अगर इतना समय है तो ELSS टैक्स सेविंग फंड डेफिनेटली अच्छे ऑप्शन है, टैक्स सेविंग FD से और बाकी दूसरे भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वहाँ पर रिटर्न्स की जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, बेटर होगा। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो टैक्स सेविंग FD भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद पूछा है कि मेरे पास 3 लाख रुपए पड़े हैं अकाउंट में और वो कंफ्यूज्ड है, नाम मुझे नहीं मालूम उनका इन्वेस्टर्स का, वो कंफ्यूज है कि वो पैसा कहाँ निवेश करे इस समय। सर अगर देखो आपके पास लमसम पैसा पड़ा हुआ है, पहले देखिए ज़रूरत कब है इस पैसे की। अगर आपको ज़रूरत है इसकी लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो पैसा, 4 साल 5 साल के लिए रख सकते हो, तो इस पैसे को 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। थोड़ा सा पैसा आप FD में रखिए, FD की लिक्विडिटी भी होना जरूरी है, कम से कम मैं तो बोलूँगा 30% 40% पैसा लिक्विडिटी में रखिए। उसके बाद जो रिमेनिंग आपका 60% पैसा है वो बैलेंस एडवांटेज फंड में रखिए, थोड़ा सा 20%, उसके बाद थोड़ा सा ब्लू चिप में रखिए। इन 2-3 अप्रोच के थ्रू कीजिए, लेकिन FD में ज़रूर रखिए, लिक्विडिटी होना ज़रूरी है। इन 3 लाख को पूरा का पूरा इक्विटी में मूव मत करना। उसके बाद आते हैं सर मुझसे पूछ रहे हैं LIC जीवन उमंग प्लान के बारे में रिव्यू करो। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, HDFC संचय प्लान को रिव्यू करा था, उसके बाद ही उस पर कमेंट आया है और दोस्तों मैं ज़रूर रिव्यू करूँगा, आपके कमेंट्स में देख रहा हूँ और मैं सारे जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आप रिकमेंड कर रहे हो मुझको रिव्यू करने के लिए, उन सबको मैं रिव्यू करूँगा। टाइम लगेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं रिव्यू करूँगा आपको। तो आपके LIC जीवन उमंग प्लान मेरा लिस्ट में है शामिल और इसी वीक में और विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स में इस वीडियो को जल्दी लाऊंगा आपके पास।
फ़ोन पे में मैंने एक वीडियो बनाई थी। एक यूज़र पूछ रहे हैं मुझसे कि उनको 3 साल के बाद वो पैसा प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हैं क्या म्यूचुअल फंड में, और प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हैं। प्रॉफिट पे कमीशन फ़ोन पे कट करेगा। देखो म्यूचुअल फंड में कमीशंस क्या होते हैं आपके, कि जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं इसका ट्रेल कमीशन होता है। इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो है, मैंने भी बनाई हुई है, काफ़ी लोगों ने भी बनाई हुई है। जब आप रेगुलर प्लान्स लेते हो तो इसमें ट्रेल कमीशन होता है जो कि आपके एजेंट्स को, एग्रीगेटर्स को मिलता है, और वो लाइफ टाइम मिलता है जब तक आपका फंड उनके पास है। तो इसलिए रेगुलर प्लान में तो जाना चाहिए, डायरेक्ट प्लान में जाना चाहिए। फ़ोन पे जितने भी प्लान है वो रेगुलर प्लान है। फ़ोनपे का ऐप मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फ़ोनपे का जो सुपर फंड है जिसको मैंने रिव्यू भी करा था, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, जाके देखिए। वो मुझे सही ऑप्शन नहीं लगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी कमियाँ हैं। फंड स्कीम है जो कि मुझे अच्छा ऑप्शन नहीं लगा एज एन इन्वेस्टर अगर मैं देखूँ। तो मुझे लगता है कि, और दूसरी बात जो आपने पूछी कि प्रॉफिट को विड्रॉ कर सकता हूँ, दोस्तों ये पहले समझने की जरूरत है। म्यूचुअल फंड में आप प्रॉफिट बुकिंग वाला कॉन्सेप्ट कभी मत देखिए। म्यूचुअल फंड आपका एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है। अगर आप ये सोच रहे हो कि 3 साल के बाद मैं पैसा विड्रॉ कर लूँ, बाकी तो यूनिट्स में तो विड्रॉ कर रहे हो ना आप। जब स्टॉक मार्केट में विड्रॉ करते हो तो भी आप शेयर्स बेचते हो, तभी तो आपका प्रॉफिट बुक होगा। म्यूचुअल फंड में जब बेचोगे तो आपका यूनिट्स बेचोगे, तो अगर आप यूनिट्स बेचोगे तो आपको ग्रोथ कैसे मिलेगी आपके इन्वेस्टमेंट पे। तो इसलिए कोई इट्स नॉट अ राइट स्ट्रैटेजी। पहले देखिए कि आपकी जरूरत कब है, उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म अप्रोच के बेसिस पर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर कम की जरूरत है 2 महीने 3 महीने की, तो डेट फंड में लगाइए। अगर 3 साल 4 साल रुक सकते हैं तो इक्विटी फंड में मूव कीजिए। लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग वाला कॉन्सेप्ट सही नहीं है दोस्तों। फ़ोन पे लिक्विड फंड का ऑप्शन भी दिया हुआ है, मंथली इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और इज दिस करेक्ट, और मेकिंग ये पूछ रहे फ़ोन पे लिक्विड फंड का ऑप्शन भी दिया हुआ है। यस, लिक्विड फंड का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि भाई मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, मैं एटी मनी का स्मार्ट डिपॉजिट ऑप्शन कर रहा हूँ। फ़ोन पे का लिक्विड फंड ऑप्शन हालांकि मैंने देखा नहीं है, जस्ट नज़र मारी थी, तो मुझे आई डोंट नो कि कैसा है वो। बट रेगुलर प्लान है, रेगुलर प्लान में यार ओबियसली आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे देना पड़ रहा है। डाइट प्लान में जाइए, डाइट प्लान के ऑप्शंस है। एटी मनी का स्मार्ट डिपॉजिट इज़ अ बेटर ऑप्शन। अगर बाकी किसी भी मार्केट में कितनी भी लिक्विड फंड्स को कंपेयर करोगे तो मुझे एटी मनी का स्मार्ट डिपॉजिट ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा बैलेंस्ड फंड के लिए पूछ रहे हैं। बैलेंस्ड फंड में HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में दे आर पुटिंग मनी, या कुछ मल्टी कैप फंड के बारे में सजेस्ट करो। मल्टी कैप फंड में अभी अगर मुझे रिकमेंड करना है तो मैं 2 ही फंड आपको रिकमेंड करूँगा। एक इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ जो आ रहा है वो आ रहा है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, और दूसरा आप जा सकते हो मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड। हालांकि और भी फंड्स है मल्टी कैप कैटेगरी में, हर फंड हाउस का एक ही फंड, एक इस कैटेगरी में एक ही फंड है, तो अपनी जरूरत के हिसाब से चूज कर सकते हो। मैं कहाँ निवेश कर रहा हूँ मैं वो आपको बता रहा हूँ। पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी और मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड, ये मुझे अच्छे ऑप्शंस लगते हैं, तो आप ये देख सकते हो। लेकिन निवेश करना जल्दी स्टार्ट कीजिए, बिकॉज ये टाइम निकल जाएगा अदरवाइज। तो ये कुछ और सवाल थे जो पूछे गए हैं मुझसे। इसके अलावा वैसे बहुत सारे सवाल थे जो मैंने इस वीडियो में शामिल नहीं करे, वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने वो सवाल शामिल नहीं करे। लेकिन अब बिलीव मी गाइस, जितने भी आपने सवाल पूछे हैं उन सारे सवालों के आंसर मैं दूंगा कमेंट्स में। तो ऐसा नहीं है उन आंसर्स को पिकअप नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं उन आंसर्स को पिकअप कर रहा हूँ, उन सारे सवालों के आंसर दे रहा हूँ, और टाइम लग रहा है, लेकिन हाँ मैं उन सबके आंसर दूंगा। जितने भी लोगों ने मुझे मेल भी किया उन सबके आंसर भी देने वाला हूँ। अगर आपके भी मन में आप कोई सवाल है, मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, मैं उन सवालों के जवाब के आंसर जरूर दूंगा। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही था। ये वीडियो थोड़ी सी जल्दी में लानी पड़ी, और अभी मैं कुछ नए वीडियो पे काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छी वीडियोज़ पे काम कर रहा हूँ, और वो वीडियोस भी बहुत जल्दी मिलेंगे आपको। अगर आप भी चाहते हो किसी दूसरी तरीके का वीडियो सजेशन देना चाहते हो, फीडबैक देना चाहते हो, तो नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो पे 500 लाइक्स का टारगेट है, हमेशा की तरह लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। वंदे मातरम।